बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों का। होप सो आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए। नीट बस पर किस तरह आपने अप्लाई करना है, कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको नीट बेस मिल सकती है और कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एलिजिबल ही नहीं है नीट बेस के लिए। उसके अलावा आपकी कौन सी जो मिस्टेक्स होती है जिनकी वजह से आप अप्लाई भी करते हो लेकिन आपको नीट बेस स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। इन सारे सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे, तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना है। आपको इस चैनल पर वर्चुअल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड अप टू डेट सारी वीडियोस मिलती रहेंगी, तो इंशाल्लाह आपने जो है ना वो सब्सक्राइब करके रखना है इसको। उसके बाद मैं आपको सिंपल पहले बता देता हूँ, हमारे जो नीट बेस्ड स्कॉलरशिप उस पर अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है ना वो अक्टूबर 25 है। इसके बाद आप अप्लाई नहीं कर सकोगे, पोर्टल आपका जो है वो बंद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल कि नीट बेस के लिए कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं और कौन से स्टूडेंट्स हैं वो एलिजिबल नहीं है, और इसके क्या रूल्स होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ पहले। उसके बाद आपको इस पर लाइव आप किस तरह इस पर अप्लाई कर सकते हो वो बताऊँगा। ठीक है, पहली जो चीज़ है आपके, तो ये स्टूडेंट्स जो होती है, अगर ये आपकी स्कॉलरशिप लग जाती है तो इसमें आपकी सिर्फ ट्यूशन फ़ीस पे की जाती है। कोई भी अदर जो आपके ड्यूज़ होंगे, लाइक आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है या आपकी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की फ़ीस है, तो वो माफ़ नहीं होगी, सिर्फ आपकी ट्यूशन फ़ीस माफ़ की जाएगी। ठीक है, और उसके बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स को नहीं पता है, न्यू स्टूडेंट्स के जो भी स्कॉलरशिप है, चाहे वो मेरिट बेस है चाहे नीड बेस है, वो सिर्फ एक सेमेस्टर के लिए वैलिड होती है। नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको दोबारा उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है। लेकिन उसमें एक चीज़ होती है, अगर आपकी पिछले सेमेस्टर में नीड बेस या मेरिट बेस लगी थी और उन्होंने थोड़े पैसे आपके, थोड़ी फ़ीस उन्होंने पे की है, कुछ रहती है, तो सिंपल आपने जैसे ही आपके वोचर्स अपडेट होते हैं या क्लासेस स्टार्ट होंगी 16 से, आपने टिकट जनरेट कर देनी कि मेरी लास्ट टाइम लगी थी स्कॉलरशिप, तो आप जो रहते हैं ड्यूज़ उनको क्लियर करें, मैनेज करें, तो वो आपके इस सेमेस्टर में मैनेज कर देंगे। ठीक है, ये इसका सीन होता है। उसके बाद ये कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको अवार्ड की जाती है और कौन से नहीं है जिनको अवार्ड नहीं की जाती। पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप कोई और स्कॉलरशिप ले रहे हो तो उसमें आपको ये नहीं देंगे। ठीक है, और उस दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपने एग्जाम्पशन कोर्सेज़ के थ्रू एडमिशन लिया, लाइक बीएससी की हुई है उसके बाद एडमिशन लिया, या कोई डिप्लोमा किया हुआ उसके बाद एडमिशन लिया है, तो आप ना तो मेरिट बेस के लिए एलिजिबल हो, ना इसके लिए नीट बेस के लिए एलिजिबल हो। सही है। उसके बाद कौन सी ऐसी सिचुएशंस है जिनमें आपकी जो स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी है उसको यानी कि विदड्रा कर लिया जाता है। तो पहले जो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है कि अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट फेल हो जाता है किसी भी सेमेस्टर में, तो आपको कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिलने वाली, ना मेरिट बेस ना नीड बेस। सही है, तो ये सबसे बड़ा रीज़न है स्कॉलरशिप ना मिलने का। जो भी आपका सब्जेक्ट फेल हो जाता है आपको कभी स्कॉलरशिप नहीं मिलती। ठीक है, उसके बाद इसकी दूसरी पॉलिसीज़ इतनी सख्त नहीं है, बस यही इसकी सबसे ज़्यादा पॉलिसी सख्त है। ठीक है, उसके बाद एक जो सबसे ज़्यादा कॉमन मिस्टेक है लोगों में वो ये है कि आपकी अगर सीजीपीए जो है ना वो 2.5 होगी तभी आपको मिलेगी, अगर इससे कम हुई तब भी आप एलिजिबल नहीं हो अप्लाई करने के लिए। ठीक है, और मेरिट बेस में तो जितनी ज़्यादा हो उतनी ही कम होती है, उसमें अप्लाई नहीं करना पड़ता, वो खुद ब खुद ही कर लेते हैं। सही है, तो ये वो स्टूडेंट्स हैं जो अप्लाई नहीं कर सकते। और उसके अलावा जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, जो न्यू स्टूडेंट्स आए हैं, वो भी लाजमी अप्लाई करें। उनके अगर मार्क्स 60 से ज़्यादा है ना, 60% से ज़्यादा हैं, तो वो इजीली इस पर जो है ना वो अपना अप्लाई करें। उनको भी जो स्कॉलरशिप है वो लगती है, मिलती है, सारा कुछ होता है उनका भी। सही है। उसके बाद जनाब, और इसमें कोई ऐसे राज वाली बात नहीं है जो यूनिवर्सिटी ने आपसे छुपाई हुई है। मैं अब आपको इसका कैसे आपने इस पर जो है ना वो करना है वो आपको बता देता हूँ, अप्लाई किस तरह से करना है। यहाँ पे आप स्टूडेंट सर्विस वाला ऑप्शन देख रहे हैं। ठीक है, ये वाला स्टूडेंट सर्विस का ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पर आपने आना है और इसमें आने के बाद आपको नीट बेस का पोर्टल नज़र आ जाएगा। ठीक है, ये अकाउंट वाले ऑप्शन में सेकंड नंबर पर है नीट बेस, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे नीट बेस का पोर्टल ओपन हो गया। ठीक है, आपने गौर से देखते जाना है, अगर आप पॉइंट मिस करते हो तो आपकी जो अप्लाई है वो भी सही से नहीं होगी और आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, चाहे आप दूसरी इनकी जो शराइत हैं उन पर पूरा उतरते हैं, लेकिन अगर आप अप्लाई गलत करते हो आपको नहीं मिलने वाली। सही है, पहली जो चीज़ है वो ये है कि
सेल्फ सपोर्टेड हो आप या फैमिली सपोर्टेड हो। अगर तो आप सेल्फ सपोर्टेड हो तो यहाँ पे आपने सेल्फ सपोर्टेड का लगाना है और यहाँ पे नीचे आपने सारी सेल्फ सपोर्ट के बारे अपनी ही सारी आपने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देनी है। और अगर आप फैमिली सपोर्टेड बंदे हो तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे फैमिली सपोर्टेड वाले पे, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे पूरा पोर्टल नीचे वाला चेंज हो गया और यहाँ पे भी लिखा नज़र आ गया फैमिली सपोर्टेड। सही है। अब यहाँ पे आपने क्या करना, मोस्टली फैमिली सपोर्टेड ही हैं तो मैं यही आपको बताऊंगा। तो फर्स्ट में आपने क्या करना है, आपको कौन सपोर्ट कर रहा है, आपका फादर सपोर्ट कर रहा है या हो सकता है अगर आपका फादर नहीं है तो उसकी जगह आपका कोई और गार्डियन हो, लाइक चाचू मामू या मदर भी हो सकती है आपकी। अगर कोई और है तो यहाँ पे गार्डियन के ऊपर क्लिक कर देना है और उस गार्डियन का यहाँ पे नाम लिख देना है, ठीक है। या अगर फादर है तो सीधा फादर का नेम लिखना है, अगर फादर नहीं है तो यहाँ पे गार्डियन का नेम लिख देना। सही हो गया। उसके बाद जो सबसे आपने करना है, यहाँ पे जो CNIC नंबर लिखना है ना, अपने शनाख्ती कार्ड नंबर, वो जो भी जिस पर्सन का नेम आप यहाँ पे डाल रहे हो गार्डियन में, उसी बंदे का अपने शनाख्ती कार्ड भी यहाँ पे लिखना है, ठीक है। समझ आ रही। उसके बाद वो क्या जॉब करता है, उसकी जॉब का टाइटल क्या है। अगर कोई बिज़नेस करता है तो आपने बिज़नेस से रिलेटेड होता है, ये NTN जो होता है ना, ये बिज़नेस से रिलेटेड, इसका मतलब होता है नेशनल टैक्स नंबर। सही है, ये बिज़नेस वालों के पास होता है। तो मोस्टली बिज़नेस नहीं करते, जॉब करता है तो जॉब पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अगर जॉब भी नहीं करते, ठीक है, तो यहाँ पे अदर पर क्लिक करना है। जब आप अदर पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा कि इफ़ अदर स्पेसिफाई, यानी कि कौन सी चीज़ है जो वो दूसरी, कौन सी ऐसी चीज़ है जो वो कर रहे हैं, लाइक शॉप है उनकी अपनी या कुछ इस तरह से, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो शॉपकीपर, ठीक है। यानी शॉपकीपर कह रहा हूँ, यानी जो भी आपको लगता है सही, ठीक है, जो उससे रिलेटेड हो, ठीक है। और NTN की जगह पे आपने यहाँ पे कुछ नहीं लिखना, जस्ट N एंड ये लिख देना, ठीक है, इस तरह से लिख देना, बस। सही है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके इस फॉर्म का। अगर ये पार्ट आपका गलत हो जाता है तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, ठीक है। इसको अच्छे से समझना है आपने। इसमें आपके पास जो पहला उन्होंने नाम और टाइटल पूछा है, तो यहाँ पे वो ये पूछ रहे हैं, आपका नेम नहीं पूछ रहे, वो यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि जो आपका फादर है या जो आपका गार्डियन है वो काम क्या करता है, ठीक है। जो भी जॉब है उनकी, जो बिज़नेस है, वो आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। और फिर वो पूछते हैं कि वो जो जॉब है या बिज़नेस है वो किस जगह पे कर रहे हैं, वो एड्रेस आपने देना है। यानी आपके अगर कोई शॉप है तो वो किस जगह पे, वो एड्रेस आपने लिखना है, ठीक है। उसके बाद फ़ोन नंबर है, अगर आपका नहीं है, लैंडलाइन नंबर होता है जो घर वाले होते हैं वो वाला यहाँ पे है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो रहने देना है, NA लिख देना है। और मोबाइल नंबर में आपने अपना मोबाइल नंबर लिख देना है, ठीक है, अपना लिख लीजिएगा। उसके बाद ईमेल में आपके पास ईमेल तो हो ही गई, ठीक है, जो भी ईमेल हो वो आपने यहाँ पे लिख लेनी, ठीक है। उसके बाद डिज़ाइनेशन का मतलब होता है बेसिकली कि जो आपका गार्डियन है, जो फादर है, वो जो भी जॉब कर रहे हैं उसमें उनका जो रूल है, यानी कि वो किस ओहदे पर है, ठीक है। लाइक वो ऑफिसर हैं, कोई एम्प्लॉय हैं, कोई मैनेजर हैं, इस तरह से जो भी हैं वो आपने यहाँ पे लिखना है कि उनकी जो डेजिग्नेशन है वो ये है, ठीक है। उसके बाद वो कितने अरसे से काम कर रहे हैं, फॉर हाउ लॉन्ग यू आर वर्किंग, कितने अरसे से कर रहे हैं। तो लाइक यहाँ पे आप जब इधर इस तीर को नीचे करोगे तो ये साल है, कितने साल है, यानी 1.5 साल हो गया उनको, जैसे आपको सही लगे। उसके बाद एनुअल इनकम जो उस सोर्स से आपको मिल रही है वो कितनी है, इसमें आपने सही लिखना है, जो आपको सही मुनासिब लगती है वो आपने लिखना है। ये नहीं, झूठ नहीं बोलना कि बिल्कुल थोड़ी लिख दे और आपको मिल जाएगी, ऐसा नहीं करना, ठीक है। उसके बाद आपका जो हाउस है वो किस तरह का है, आप रेंट पे कहीं पे रह रहे हो या आपका अपना है, जो भी आपका हो तो वो आपने टिक कर देना, सही है। उसके बाद आपका एड्रेस आएगा, तो यहाँ पे आपने हाउस का एड्रेस लिखना है, यानी जहाँ पे आप रहते हो वो वाला आपने एड्रेस यहाँ पे लिखना है और अच्छे से लिख देना है जैसे आपके शनाख्ती कार्ड पर हो, सही है। उसके बाद मार्शल स्टेटस है, तो मार्शल स्टेटस आपका मैरिड है या अनमैरिड है, तो आप मैरिड हो या अनमैरिड हो वो आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है, ये आपका हो गया। उसके बाद आपसे पूछते हैं कि डिपेंड्स इंक्लूडिंग यू, जो आपका गार्डियन है या जो फादर है वो कौन कौन लोगों को सपोर्ट कर रहा है, आपको सपोर्ट कर रहा है, आपके अलावा किन किन लोगों को सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे यानी कि आपके जो बहन भाई हैं वो आपने यहाँ पे लिखने हैं। अगर आपका भाई है तो यहाँ पे उसका नेम डालें, क्या रिलेशन है उसके साथ, ठीक है। भाई है, ठीक है, तो भाई आप डाल दें, यहाँ से ब्रदर कर दें। एज उसकी कितनी है, 9 साल है। उसके बाद उसका मार्शल स्टेटस क्या है, यानी कि वो स्टडिंग कर रहा है, अर्निंग कर रहा है या नॉट अप्लाईकेबल है, तो स्टडिंग कर दें, ठीक है, मोस्टली का यही होगा। उसके बाद आगे आपका आ जाता है कि उसकी जो एनुअल फ़ीस होगी, ठीक है, वो आपने लिख देना है। अगर वो कोई जॉब कर रहा है तो उसकी कितनी इनकम है, अगर वो कोई मतलब कि स्टूडेंट है तो उसकी कितनी फ़ी है,
ठीक है, ये आपने लिख देनी। उसके बाद जनाब नीचे बात करते हैं, अगर आपका एक भाई है, नहीं है, 2-3 भाई हैं या बहनें हैं तो ऐड न्यू रो पे क्लिक कीजिएगा। दूसरे के लिए भी ऐसे ही लिख देना है। अगर 3 है तो ऐड न्यू रो पे क्लिक कीजिएगा, ऐसे लिख देना। अगर नहीं है तो इसको रिमूव रो करोगे, ये जैसे रिमूव रो कर रहे हो तो वो एक एक ख़त्म हो रहा है, सही है। अगर कोई भी नहीं तो इस पर भी क्लिक करें, ये भी ख़त्म हो जाएगी, सही है। उसके बाद बात करते हैं एनुअल एक्सपेंडिचर की। तो ये भी पार्ट आपका सबसे अहम पार्ट मैं समझता हूँ, एनुअल आपका कितना खर्चा होता है आपके घर का, ठीक है। तो इसमें भी मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आप झूठ ना बोलो, जो भी आपका है मुनासिब, जो भी आपका है वो आपने लिखना है। यूटिलिटीज़ हैं, लाइक आपके जो घर के अखराजात हैं वो कितने हैं एनुअल 1 साल के, वो आपने यहाँ पे अपने हिसाब से लिख देना है। एजुकेशन आपकी कितनी है वो आपने यहाँ पे लिख देना है, एजुकेशन के हिसाब से कितनी आपके खर्चा हो जाता है एजुकेशन पर। और लिविंग जो है वो आपकी कितनी है, ठीक है, वो आपने लिख देना है। अगर आपने लोन लिया हुआ है तो वो आपने लिख देना है, ठीक है। और अदर्स में आपने लिख देना है, अगर आपकी कोई अदर्स हों, इनके अलावा भी आपकी कोई और अदर्स हों तो वो भी आपने यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। ये चीज़ है। अब मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, इसमें आप ज़्यादा लिखने की ट्राई नहीं करनी, प्रॉपर टू दी पॉइंट आपने लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना। जितना आपको लगता है उतना आपने लिखना है, ठीक है। यूटिलिटीज़ का आप हिसाब लगा लीजिएगा कितना आपका बनता है, एजुकेशन का भी और लिविंग का भी और लोन जो भी, और अदर्स में आपने अगर कोई और इसके अलावा एक्टिविटी हो रही है और उसमें खर्चा होता है हर साल में तो वो आपने लिख देनी, सही। एक्टिविटी के नेम नहीं लिखने, जस्ट आपने यहाँ पे लिखने हैं कि 10,000 खर्चा है हमारा यूटिलिटीज़ का, यहाँ पे साल का पूछ लें तो उस हिसाब से, ठीक है। उसके बाद वो बोलते हैं कि अपलोड अ स्कैन कॉपी ऑफ लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है। जो बिजली का आपका बिल होगा उसकी आपने पिक्चर लेनी, उसको स्कैन करना है और यहाँ पे अपलोड कर देनी, ठीक है। पिक्चर लेंगे, स्कैन कैसे करेंगे अब ये भी स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। एक तो आपको कैम स्कैनर मिल जाता है आपके प्ले स्टोर में मोबाइल में, वो आप लाजमी रखें क्योंकि वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है स्टडी से रिलेटेड, ठीक है। अगर आपको वो नहीं याद है तो यहाँ पे आए, यहाँ पे आप लिख सकते हैं इमेज स्कैनर, ठीक है। इमेज स्कैनर आप लिखोगे ना तो बहुत सारे इमेज स्कैनर्स आ जाएंगे ऑनलाइन, ठीक है। तो यहाँ पे आप किसी भी ऑनलाइन कैम स्कैनर, ये जैसे ये वाला है, इससे भी आप यहाँ पे अपनी इमेज अपलोड करके, ठीक है, यहाँ से आप अपलोड फॉर स्कैन करके ना यहाँ से अपनी इमेज अपलोड कीजिएगा और डाउनलोड कर लीजिएगा, वो स्कैन करके आपको दे देगा और उसको अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। अपलोड करने के लिए सिंपल आपने चूज़ फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है और वो ऑप्शन आ जाएगा कि कहाँ पर आपकी फ़ाइल है, आपने सिंपल उसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे जो आपकी बिजली का बिल होगा उसको लिखना किस तरह से है, ठीक है। एक चीज़ मैं बता देता हूँ, अगर बिजली का बिल आपका इस मंथ का आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, जो पिछले मंथ का है वो चल जाएगा, सही है। अब यहाँ पे वो पूछते हैं कि आपका जो करंट बिल है वो कितना है, सही है। तो करंट बिल में आपने बताना है कि इतना है, और मंथ जो है वो आपने बता देना है कि जनाब इस मंथ का है मेरा, यानी कि अक्टूबर का है या सितंबर का है, जो सितंबर का लगा दे, अक्टूबर का तो अक्टूबर का लगा दे, ठीक है। ये कौन सा है, अभी वाला चल रहा है तो ये लगा देना। अमाउंट कितनी है वो आपने लिख देनी, सही है। कुछ आपने ज़्यादा नहीं लिखना। अब मेन चीज़ यहाँ पे आती है, जो हिस्ट्री वो पूछते हैं ना, ये नीचे वाले हिस्ट्री, इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूजिंग हो जाते हैं कि अब ये हिस्ट्री का यहाँ पे क्या सीन है। तो आपके जो बिजली का बिल होता है उस पर एक पूरे 12 मंथ का बिल शो हो रहा होता है, ठीक है। तो वो आपने ऊपर से स्टार्ट करना है, जैसे आपकी बिजली के बिल में वो हिस्ट्री शो हो रही होती है ना, ऊपर से आपने स्टार्ट करना है और यहीं ऐसे ही आपने लिखते जाना है कौन सा मंथ था वो, कौन सा यानी कि ईयर है यहाँ पे, और कौन सी कितनी प्राइस है, जस्ट आपने प्राइस लिखनी है। अगर कोई आपने बिल पे नहीं किया था तो उसकी जगह पे आप सिंपल ज़ीरो लिखते जाइएगा, वो भी यहाँ पे इन्होंने बताया है। यहाँ पे देखिए, ऑल अबाउ फील्ड आर मैंडेटरी एंड द मंथ इन विच यू एनी बिल पेमेंट इज़ नॉट मेड प्लीज़ फिल इन विद ज़ीरो इन न्यूमेरिक, यानी ऐसे ज़ीरो, सिर्फ ज़ीरो लिखनी है, ये कॉम में भी नहीं लगाने साइड वाले, ठीक है। तो ये आपने हिस्ट्री आपके बिल पर लिखी हुई है, वैसे ही आपने ऊपर से उधर भी स्टार्ट करना है, इधर भी स्टार्ट करना है, नीचे नीचे लिखते आना है, सही है। उसके बाद है कि आर यू रिसीविंग स्कॉलरशिप और एनी असिस्टेंस फ्रॉम एनी सोर्स, क्या आप कोई और स्कॉलरशिप ले रहे हो सकता है स्टूडेंट्स कुछ और स्कॉलरशिप्स ले रहे हो वर्चुअल यूनिवर्सिटी से अलावा, तो अगर कोई ले रहा है तो यस कर देना है, नहीं है तो सिंपल नो कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आप नो करेंगे तो बस ठीक है, काम ख़त्म, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एन ए कर दें सिंपल बस। उसके बाद है रेफरेंस, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है, लेकिन इसमें कभी वो सीरियसली जाके रेफरेंस आपके चेक नहीं करते, ठीक है, लेकिन आपने देने सही से हैं। आपने अपने फादर, मदर, भाई बहन
इनका आपने नहीं देना रेफरेंस, सही है। यहाँ पे जब आप रेफरेंस पर दोगे तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ आप बस अपने दोस्तों का दे दो, ठीक है। वो जो होंगे वो आपका दे देंगे, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे उसका नेम लिखना है, आपका जो भी नेम हो। उसके बाद रिलेशन टू स्टूडेंट्स वो क्या है, जस्ट यहाँ पे फ्रेंड्स हैं, देखिए फ्रेंड का ऑप्शन है तो फ्रेंड कर दें, सिंपल। उसका डिजिग्नेशन यानी कि वो क्या करता है, तो यहाँ पे सिंपल आपने लिख देना है कि वो स्टूडेंट है, जस्ट लिख देना स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद उसका CNIC नंबर आपने लिखना है। उसके बाद उसका जो मेलिंग एड्रेस होगा यानी कि उसका जो घर का एड्रेस होगा वो आपने लिखना है, ठीक है। घर का एड्रेस लिखना है। मेलिंग एड्रेस का मतलब यही है जो उसके घर का एड्रेस है, और साथ में डाक खाना भी लिख देना है कि डाक खाना खास है या जो भी है, ठीक है। उसके बाद टेलीफोन है तो ठीक है, नहीं तो मोबाइल नंबर लिख देना है, और उसी बंदे की ईमेल भी लिख देनी है, ठीक है। चाहे वो बंदा अगर स्टूडेंट है आपका वर्चुअल का तो उसकी जो व्यू वाली ईमेल है वो लिख लेना, या जो कोई दूसरी है वो लिख लेना। और रेफरेंस टू में भी सेम ही करना है। इसी तरह कोई अपना दोस्त है उसका नेम लिख देना है, और उसका रिलेशन जो भी है आपका वो कर देना है। इसमें आप देख सकते हैं कितने आप रिलेशन में ले सकते हो। तो कज़न है, कज़न तो सारे ही हैं तो वो आप कोई भी ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद डेजिग्नेशन उसकी भी वही सेम है कि वो क्या करता है, स्टूडेंट है तो जस्ट स्टूडेंट, और मेलिंग एड्रेस, मोबाइल नंबर एंड ईमेल। उसके बाद आ जाती है इम्पोर्टेंट पार्ट। ये स्टूडेंट कुछ मिस कर देते हैं और कुछ पता नहीं कैसे लिखते हैं अजीब सा। तो यहाँ पे वो सिंपल आपसे पूछते हैं कि आपको नीड बेस्ड स्कॉलरशिप क्यों दी जाए, कौन सी वजह है जिसकी वजह से आप समझते हो कि आपको नीड बेस्ड स्कॉलरशिप दी जानी चाहिए। तो जस्ट आपने 250 कैरेक्टर्स लिखने हैं, यानी कि 250 वर्ड्स पर आपने, कैरेक्टर्स, वर्ड से नहीं कैरेक्टर्स पर आपने यहाँ पे छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिखनी है। तो इस डिस्क्रिप्शन में आपने सिंपल लिखना है जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप लिखना स्टार्ट करोगे तो आपने जस्ट ये लिखना है कि मतलब कि मुझे फैमिली सपोर्ट करती है, और थोड़ा सा अपने बारे में लिख देना कि फैमिली इस काबिल नहीं कि वह अपने अखराजात को पूरा कर सके और मेरी फ़ीस भी भर सके, ठीक है। और साथ में यह है कि अगर मैं स्कॉलरशिप मुझे नहीं मिलती तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना हो सकता है और मैं शायद स्टडी भी ना कर सकूँ। तो इस तरह की 2-3 लाइन्स आपने इंग्लिश में बना के लिख देनी है, जस्ट 250 कैरेक्टर्स की, और एंड है। अब जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप्स है, जो अगर आप नहीं सुनोगे तो आप बार बार इस फॉर्म को फिल करोगे, ये फिर भी फिल नहीं होगा। ये सारा कुछ फिल करने के बाद आपने सबमिट रिक्वेस्ट पर क्लिक करना है, और आपकी रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी। और वो तब होगी जब आप इस पूरे फॉर्म को जस्ट 1.5 से 2 मिनट के अंदर फिल करोगे। अगर जैसे अभी मैंने इस पे टाइम लगाया है थोड़ा सा, इस तरह आप करोगे तो आपका ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस पर ये एक विंडो है कंप्यूटर की, इस पर जब कोई एक्टिविटी नहीं हो रही होगी तो जब आप सबमिट करने की कोशिश करोगे तो कुछ भी सबमिट नहीं होगा। अगेन से रिफ़्रेश करके यही पेज आपके सामने शो हो जाएगा, जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स के साथ होता है। मैं बताता हूँ लेकिन फिर भी होता रहता है उनके साथ। तो आपने करना अब क्या है, पहले आपने क्या करना है कि आपने सारी डिटेल अपने पास रख लेनी है, ठीक है। मेलिंग एड्रेस, CNIC नंबर, हर चीज़ आपके पास हो, ठीक है। रेफरेंस वाले जो 2 बंदे हैं आपके, स्टूडेंट्स जो भी दोस्त हैं आपके, वो आपके, उनकी हर चीज़ आपके पास हो। जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो आपके पास हो, उसकी स्कैन कॉपी आपके पास हो, सही है। ये सारी चीज़ें पास हो, फिर आपने ऊपर से शुरू करना है, जल्दी जल्दी उसको फिल करते जाना है, फिल करते जाना है, और एंड पर आके आपने सबमिट रिक्वेस्ट पर क्लिक कर देना। और ये वाले जो 250 करैक्टर हैं ये भी आपने अलग से लिख के कॉपी करके सेव रख लें, व्हाट्सएप पर सेव कर लें, ठीक है। उसको उधर से कॉपी करके अपने क्लिपबोर्ड में ले आइएगा, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा और जस्ट सबमिट रिक्वेस्ट कीजिएगा। आपको एक ही ट्राई में आपका ये जो फॉर्म है ये फिल हो जाएगा। अगर आप नहीं करोगे इस तरह से तो यकीनन आप जो है ना इसको रिफ़्रेश ही करते रहोगे, ये बार बार आपको कहेगा कि दोबारा दोबारा इसको फिल करो, तो फ़ायदा नहीं है। जैसा बोल रहा हूँ वैसा कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको इस तरह आप अप्लाई करोगे आपको पॉजिटिव रिस्पांस भी मिलेगा। और जब ये स्कॉलरशिप की जो बारी आती है कि लगती कब है, यानी कि इसका वापस हमें रिप्लाई कब मिलेगा, तो जनाब आप स्कॉलरशिप करके इसको बिल्कुल भूल जाइएगा। इसकी उम्मीद पर आपने नहीं रहना, आपने अपनी फ़ीसें पे करनी हैं, अभी से स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। साथ साथ ये जो आपकी स्कॉलरशिप का नोटिफिकेशन होगा ये आपके मिड टर्म के बाद आएगा, ठीक है। मिड टर्म के बाद आएगा, और वो भी तब आएगा जब आप मिड टर्म के बाद भी एक वोचर पे कर चुके होगो, तब आपका ये नीड बेस्ड स्कॉलरशिप का जो नोटिफिकेशन है वो आएगा। और उस वक्त जस्ट आपके 1 से 2 वोचर रहते होंगे जो पे करने वाले होंगे, तो आपने इसकी बेस पर कभी नहीं रहना, सारी फीस आपने पे करते रहना है।
तो जिस तरह पिछले अगर किसी स्टूडेंट की इसी तरह लगी है तो उसकी उन्होंने जो फ़ीस पे की होगी वो बिल्कुल थोड़ी पे की होगी। तो उन्होंने क्या करना है कि जैसे ही सेमेस्टर स्टार्ट हो उन्होंने लाजमी जो है ना वो टिकट जनरेट कर देनी कि हमारी नीड बेस्ड स्कॉलरशिप लगी थी, आपने थोड़ी फ़ीस पे की, हमारी फ़ीस मज़ीद पे की जाए जो रहती है, तो वो इस सेमेस्टर की जो फ़ीस होगी उसमें भी वो एडजस्टमेंट कर देंगे और आपकी पे कर देंगे। ठीक है, मैं ऐसे ही करता हूँ हमेशा मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए, तो आप लोगों ने भी ऐसे ही करना है। और मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए आपको कभी भी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती ऑटोमेटिकली, वो भी इसके साथ ही नोटिफिकेशन आता है मिड टर्म के बाद, और वो आपके इस एक सेमेस्टर के रिज़ल्ट पर आएगा, उस पर फिर कभी मैं वीडियो बना दूंगा। तो उसके लिए वीडियो की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए जस्ट आपकी ज़रूरत है सीजीपीए की। जितनी ज़्यादा आपकी सीजीपीए होगी उतना आपको मेरिट बेस मिल सकता है, अदरवाइज़ नो चांस। सही है, होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ पे आपको मिलते रहें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।